हम लोग अभी जो सीडीपी में पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर शुरू किए हैं जीन पियाजे का, संज्ञानात्मक विकास। आपको ये जो संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जब बनाइएगा, जब भी आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कुछ शब्द मिलेगा। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको संरक्षण, है ना। संरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये संरक्षण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक का क्या अर्थ होता है ना, ये क्वेश्चन रहता है। 4 ऑप्शन देगा। जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यदि कोई बालक अपने परिवेश में, है ना, वातावरण में होने वाले परिवर्तन भली भांति समझ जाता है ना, वातावरण में जो कुछ भी घटना हो रही है उससे परिचित है, तो वह संज्ञानात्मक विकास के किस गुण से परिचित है? आंसर हो जाएगा संरक्षण। समझ गए? तो सीधा सा मतलब है कि संरक्षण का तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? वातावरण में परिवर्तन, और वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता का विकास करना होता है। ठीक है? हाँ, तो जैसे कि हमारे वातावरण में तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नहीं? हाँ, जैसे देखिएगा कि भौतिक परिवर्तन भी बहुत सारा होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको रासायनिक परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, जैविक परिवर्तन होता है। हाँ, तो ये सब जो परिवर्तन है, इसके रहस्य को यदि बच्चा समझ गया कि कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में हो रहा है, किस वस्तु का परिवर्तन किस वस्तु में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा संरक्षण को समझता है। अगर वो कंफ्यूज हो गया, का मतलब उसमें संरक्षण का गुण अभी तक विकसित नहीं हुआ, है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब समझ रहे हैं कि अब जैविक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आपको तो पता ही है ना। हाँ, जैसे पानी है, तो पानी को जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। तो वो क्या हो गया? कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हुआ, अवस्था में बदलाव हुआ। किसी भी पदार्थ की अवस्था में बदलाव हुआ तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, है ना। हाँ, ठीक है। और अगर उस गुण में परिवर्तन हो गया, जैसे, हाँ, जैसे गुण में परिवर्तन हो गया, जैसे आपने पानी लिया, पानी में चीनी को मिला दिया, तो पहले जो पानी सादा था, आजकल तो गर्मी रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो उसमें रंग मिला दिया आपने, रूह अफ़ज़ा मिला दिया, अब जो उजला पानी था वो लाल हो गया। तो वो जो परिवर्तन रासायनिक, उसका टेस्ट बदल गया, पहले सादा था अब क्या हो गया? मीठा हो गया, रंगीन हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन है कि जीवों के स्वरूप में परिवर्तन, बदलाव होता है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य में पहले पूंछ होता था, अब किसी मनुष्य को पूंछ होता है? नहीं होता है, नहीं, अब नहीं होता है। तो ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन क्या है? जैविक परिवर्तन है, जीवों के स्वरूप में बदलाव हुआ। देखिए, कई सभी जीवों में परिवर्तन होता है, सभी जीवों के स्वरूप में क्या होता है? हाँ, मनुष्य में जैसे होता है वैसे ही अन्य जीवों में भी होता है, पता नहीं चल पाता है। जैसे जिराफ के बारे में हम लोग, जिराफ का गर्दन आजकल क्या होता है? लंबा, लेकिन पहले नहीं होता। पहले एकदम उसका जो शरीर था, जैसे जेबड़ा आप देखते हैं ना, गर्दन जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा जिराफ का भी गर्दन था, है ना। तो जो विषुवतीय क्षेत्र है वहां पर पौधों की लंबाई बढ़ गई, तो पौधों के पत्तियों तक जो है जेबड़ा का गर्दन नहीं पहुंचता था खाने के लिए, तो धीरे धीरे वो गर्दन को ऊंचा करते गया करते गया करते गया, पैरों की ऊंचाई भी बढ़ती गई उसी अनुपात में, और उसी अनुपात में, है ना, जिराफ का गर्दन भी बढ़ते गया। तो ये जैविक परिवर्तन सभी में होता है, सभी जीवों में होता है, समझ गए। तो ये जो परिवर्तन का रहस्य है, ये अगर बच्चा समझ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चों में संरक्षण का गुण, कंजर्वेशन का गुण
विकसित हो गया। अगर बच्चा अभी तक कंफ्यूज है तो नहीं आया। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि एक कुम्हार है, ये बर्तन को बना रहा है, नहीं बर्तन बना रहा है। मान के चलिए कि बर्तन किस चीज से बनता है? मिट्टी से। अब यहाँ पे जो है ये 1 केजी जो है, 1 केजी मिट्टी लिया है, उसको बढ़िया से गूंदा है ना, 1 केजी मिट्टी से, ठीक है। और इसको गूंद करके जो है यहाँ पे इससे जो है लंबा बर्तन भी बना सकता है, गोल बर्तन भी बना सकता है, इस तरह का बर्तन भी बना सकता है, कई साइज का बर्तन ये बना सकता है। एक छोटा सा बच्चा से पूछिएगा कि ये भी 1 केजी मिट्टी से बना है और ये भी 1 केजी मिट्टी से बना है। अब ये बच्चा से पूछिएगा कि इस दोनों में बर्तन में ज़्यादा मिट्टी किस में लगा है, तो बच्चा ये सोचेगा कि ये चूंकि बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा मिट्टी लगा होगा और ये छोटा है इसलिए इसमें कम मिट्टी लगा होगा। तो अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे में संरक्षण का गुण का विकास अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि है ना पदार्थ के स्वरूप पर उसके मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यही चीज कहलाता है क्या? संरक्षण। समझ गए बुआ? हाँ, अब देखिएगा आगे, ठीक है। संज्ञानात्मक संरचना, तो संज्ञान किसको कहते हैं? संज्ञान का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े भी थे। संज्ञान का अर्थ होता है टू नो, नहीं टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। किसी भी चीज के बारे में जो आप जानते हैं उसी को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। अर्थात नॉलेज ही आपका क्या है? संज्ञान है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का जो मानसिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है उसका, मेंटल स्ट्रक्चर है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। किस चीज को दर्शाती है? तो बच्चे के मानसिक संगठन को या मानसिक क्षमता जो है वो आपको संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। संज्ञानात्मक संरचना का आधार क्या हो सकता है? बेस क्या हो सकता है? तो संज्ञानात्मक संरचना का जो बेस हो सकता है क्या होगी? आयु होगी। इसी के आधार पे जितना बड़ा बच्चा होता चला जाएगा उसकी जो संज्ञानात्मक संरचना है उसका क्षेत्र दायरा भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। हाँ, तो मानसिक संगठन या क्षमता को ही क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक संरचना। और आप जानते हैं कि सभी बच्चे की मानसिक संरचना एक जैसी नहीं हो सकती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं? सामान्य होते हैं या विशिष्ट होते हैं? सभी बच्चे सामान्य नहीं होते हैं, सभी बच्चे क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। देखिए ये हमारे मस्तिष्क की संरचना है ना। मस्तिष्क में जिस तरीके से आप देखिए मशीन काम करता है ना, तो मशीन में बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे काम करते हैं। उसी तरह से हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। और सभी का जो है वो अलग अलग होता है। तो इसमें जो कैपेसिटी मेरा सोचने का है, आपका है, उनका है, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए कोई भी ज्ञान हम सीखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होता है? शुरू में विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करते हैं? आपके मानसिक क्षमता पर, मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसमें ज़्यादा विकास होगा, जिसकी क्षमता कम है उसमें कम विकास होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया, ठीक है ना, मेंटल ऑपरेशन, ठीक है। तो मानसिक संक्रिया क्या है? जैसे का विकास किया बच्चों में, बच्चा जन्म लिया, आप कहता है बच्चा जन्म से ही सीखता है। कोई भी बच्चा जो सीखता है वो जन्म से ही सीखता है। कि मानसिक संक्रिया कहते हैं कि मानसिक संरचना तो सबका होता है, कहता है बच्चा जन्म से ही सीखता है। आप अगर बच्चे को सीखने से रोक नहीं सकते हैं, यह बच्चे का स्वाभाविक गुण है कि वो अगर मनुष्य में जन्म लिया है तो वो सीखेगा ही। आप उसको कितना भी रोकिएगा फिर भी वो सीखेगा ही, रुकने वाला नहीं है। अब कैसे सीखेगा? अच्छा या बुरा सीखेगा, लेकिन कुछ भी सीखेगा। अनुकरण तो करना हम लोग का काम है, मनुष्य अनुकरण करता ही है, करेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वही बातें हैं कि मानसिक संरचना तो सबकी होती ही है, लेकिन
जो आप संक्रिया करते हैं, किसी काम को करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, है ना, जो भी आप कार्य को अंजाम देते हैं, तो उसका तरीका आपका अलग अलग होता है। काम करने का ढंग आपका क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। देखते होंगे खेतों में काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर एक ही होता है, लेकिन सबका कार्यशैली क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई कम काम कर सकता है, कोई ज़्यादा कर देता है। शिक्षक ही हैं पढ़ाने वाले, एक ही विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तो कोई अच्छा से पढ़ा सकते हैं, कम समय में बेहतर पढ़ा, कोई ज़्यादा समय में भी बेहतर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हर एक लोगों की अपनी अपनी क्या होती है, कौशल होती है, स्किल्स होती है, काम करने का ढंग होता है। तो दिमागी संरचना तो आपकी बन गई, लेकिन उस संरचना को यदि आप कार्य में नहीं बदल रहे हैं, प्रक्रिया में नहीं बदल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या आपका विकास संतुलित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए संरचना जब आप बनाए हैं, दिमागी ढांचा जब आप बनाए हैं, तो उससे आप उपयोग भी करना सीखिए, उसका उपयोग भी आप अपने दैनिक जीवन में करिए, अर्थात उसको क्रिया में बदलना सीखिए। तो सीधी सी बात है कि बच्चे के पास जब आप प्रॉब्लम देते हैं, बच्चे को आप समस्या देते हैं, CWHW के रूप में देते हैं या फिर किसी सोशल प्रॉब्लम के रूप में देते हैं, है ना, कि आप मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं और आपके ऊपर कोई दुश्मन अटैक कर दिया, आप उससे कैसे रक्षा करें अपने आप को, ठीक है। तो प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे, है ना। तो वहाँ पे आपका चलेगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना, और आपको बचाने के लिए दूसरा कोई वहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि आपको से अपना डिफेंस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आपके मस्तिष्क में गुण तो है, लेकिन अगर आप उसको ऑपरेशन में नहीं बदल रहे हैं, संक्रिया में नहीं बदल रहे हैं, तो वो संज्ञानात्मक विकास आपका अधूरा होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। वही बात है कि जब आप बच्चा अपने समस्या का समाधान करने के लिए अपने संज्ञानात्मक समस्या का प्रयोग जब संक्रिया के लिए करता है, किसके लिए करेगा, संक्रिया के लिए करता है, जो प्रोसेस है क्रिया है, क्या कहलाएगी, संक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखिए ये एक छोटा सा है, इसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम मिला है ना, जैसे आपको EVS में मिला है, आपको साइंस में मिला है ना, मैथमेटिक्स में मिला है, बायो में मिला है, तरह तरह का। अब ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, सोच नहीं पाएगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व अगर नहीं कर पाएगा, CWHW नहीं कर पाएगा, तो केवल थ्योरी ज्ञान जो स्कूल में मिला है उससे इसका विकास होने वाला नहीं है। जब तक कि यह प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखेगा, तब तक इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में मानसिक संक्रिया का व्यापक महत्व है ना, मेंटल ऑपरेशन का व्यापक महत्व होता है। समझ गए क्या होता है। अब आगे देखिएगा, अगला जो टर्म स्कीम्स, लोग जानते ही हैं, स्कीम्स वही जो किसी भी कार्य को जब आप एक निश्चित तरीके से दोहराते हैं, किसी भी कार्य को जब आप एक निश्चित तरीके से दोहराते हैं, तो वह प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास में किस नाम से जानी जाएगी, स्कीम्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे बच्चा बहुत सारा खेल खेलता है, जैसे चोर सिपाही का खेल खेलता है बच्चा, तो उसमें कोई बच्चा चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एक बार चोर बना वो हमेशा चोर का ही बनेगा, तो बदल बदल के ऐसा होता है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे किरदार को समझ जाता है कि किसका क्या वर्क है, और काम करते करते खेलते खेलते जो है वह व्यावहारिक हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, दोहराने लगता है, चीज़ों को पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। और वो समझ जाता है कि किस क्रियाकलाप का क्या गुण होता है। तो वस्तु के गुण से, क्रिया के गुण से वह बच्चा परिचित हो जाता है। कैसे, तो बार बार किसी चीज़ को दोहराने से। तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी काम को, किसी संक्रिया को जब आप लगातार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं बार बार, तो वो चीज़ें आपके स्कीम्स में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी, हाँ, वही मानसिक संक्रिया जो आपने पहली बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, तो उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, एक पैटर्न, एक सिस्टम बन जाएगी, है ना, जिसको करने के बाद आप में उस कार्य को करने में महारत हासिल हो जाएंगे। कहेंगे कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं उस चीज़ का,
उस विषय वस्तु का आप क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए, है ना। क्रिकेट आजकल खूब चलता है, आईपीएल देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि कोई जो है, समझे, तो उसमें क्या होता है कि कोई खेलते खेलते खिलाड़ी इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा बल्लेबाज हो जाता है, कोई बहुत अच्छा बॉलर हो जाता है ना, कोई बहुत अच्छा कीपरिंग करने लगता है, कोई बहुत अच्छा फील्डिंग करने लगता है। तो चीज़ों को दोहराने से वो चीज़ें आपके स्कीम्स में क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब जैसे मान के चलिए एक उदाहरण और हम इसमें देना चाहेंगे आपको। जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाना सीखता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो उसके माता पिता उसको खुद से तैयार कर देते हैं। कौन सा बुक लेके जाना है स्कूल वो माता पिता बताते हैं, या स्कूल में जाके वो रूटीन लिख के लाता है। 2-4 दिन उसको बहुत कष्ट होता है कि आज कौन सा दिन है, ऐसे सोचेगा, ओ आज फ्राइडे है, आज हमारा जो है ये साइंस का क्लास होगा, तो साइंस वाला बुक लेके जाना है। सैटरडे को क्या है, तो पीटी है, व्हाइट के जाना है, नहीं। तो इस तरह से शुरू शुरू में उसको दिक्कत होता है, लेकिन जब 1-2 महीना चला जाता है तो वो चीज़ उसके आदत में बदल जाती है। किस चीज़ में बदल जाती है, आदत में बदल जाती है। तो जब कोई चीज़ आपके आदत में बदल जाए तो वो चीज़ें आपको स्कीम्स के अंतर्गत ही आएगा। किस में आएगा, स्कीम्स में। तो इस तरह से भी जो है सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि स्कीम्स को मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप कहते हैं, अभिव्यक्त रूप, है ना, जो ने आपने मेंटल ऑपरेशन किया और उसको जो दूसरों के सामने में जो प्रकट किया, प्रकट करने का जो आपको तरीका हुआ मानसिक संक्रिया का, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों द्वारा स्कूल जाने की रूटीन का चयन करना, है ना, रूटीन, और अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग तरह के ड्रेस को चयन करना, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह का स्कीम्स हो गया। हाँ, स्कीम, ये इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। कोई भी शिक्षक का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन रहता ही है, केवीएस में भी खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्कीमा क्या होता है, तो सीधा सीधा है कि पियाजे के अनुसार स्कीमा का तात्पर्य जो है ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण करना संभव होता है, जिसका जनरलाइजेशन करना क्या होता है, हाँ, संभव होता है। और यह किसके द्वारा हो सकता है, तो स्कीमा के द्वारा, है ना। जब आपका जो मेंटल ऑपरेशन जो है, मानसिक संक्रिया जो है, जब कई बार आप रिवाइज कर देते हैं, पुनर्बलित कर देते हैं, दोहरा देते हैं, तो वो चीज़ जो है आपका जो नॉलेज उससे प्राप्त होता है वो अस्थाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अस्थाई। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा था तो कई बार गिरे थे, चोट लगा था, है ना। बाद में जब आप साइकिल पूरी तरह से सीख गए तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। आज भी आप साइकिल अच्छा से चला लेंगे, है ना, क्योंकि वो स्किल्स आपका स्कीमा में बदल गया। किस में बदल गया, हाँ, जैसे पहली बार आप मोटरसाइकिल चलाना सीखे होंगे तो गियर आगे के बदला पीछे लग गया होगा या पीछे के बदला लग गया होगा, तो 2-4 बार दिक्कत हुआ होगा आपको। लेकिन अब जब आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पैर को पता है कि गियर किधर लगाना है, पीछे दबाना है या आगे। दिमाग का आँख कहीं और है लेकिन पैर अपना काम कर लेता है। तो वो चीज़ें जब आप में आ गया, हुनर आ गया कि आपका ध्यान कहीं और है, वर्क सही जगह हो रहा है ना। अब बच्चा खाता है हाथ से, तो वो खाता है ना, दोनों हाथ से पहले खाता है, हाँ, खाता है, मुंह में नाक में भी चला जाता है। बच्चा जब छोटा रहता है दो हाथ से खाता है, फिर जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो एक हाथ से खाता है, अब दायां से भी खा सकता है, से भी खाता है, और बड़ा होता है तो दाएं हाथ से खाना वो शुरू करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइट में वो बच्चा खाता है और बड़ा होता है, जैसे खाते खाते लाइट कट गई और वो खा रहा है, फिर भी वो जो खाना खाएगा तो अन्न मुँह में जाएगा, नाक में नहीं चला जाएगा। मतलब इतना आपका एक्टिव हो जाएंगे आप, आपका संज्ञान इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लाइट कटने के बाद भी जब खाएंगे तो वो खाना आपके मुंह में ही जाएगा। तो ये जो ज्ञान हुआ, ये जो अस्थायित्व आया संज्ञान का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, समझ गए। हाँ, तो हम तो कहते हैं कि पढ़ाई ऐसे करिए, पढ़ाई ऐसे करिए कि कंटेंट जो है आपके कोशिका में समा जाए। मस्तिष्क तो छोड़ दीजिए, शरीर की जितनी सेल है उसमें वो संज्ञान, है ना।
और जब आपका डेड बॉडी निकले, है ना, जब वहाँ पे शमशान घाट में आपके लाठी मारे आपको जलाने के लिए, तो सीधे हड्डी में से आवाज आए जीन प्याज, हड्डी में से आवाज निकलेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, हड्डी बोलेगा जीन प्याज। इतना मतलब आपका संज्ञान मजबूत कर दीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा, मरने के बाद भी आपका शरीर से आवाज आएगा जीन प्याज। हाँ, तो ये बातें हैं। तो सीधा सीधा है कि जब कोई ज्ञान अस्थाई हो जाए, तो कितना भी चाह करके भी आप उसको भुला नहीं पाएंगे, चाह करके भी उसको आप भुला नहीं सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हो गया, है ना, साथ हो गया। LIC का पंच लाइन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो वही बात है, शादी करते हैं लोग तो कहता है 7 जन्म का रिश्ता हो गया, 1 जन्म का तो छोड़ दीजिए। तो वो 7 जन्म का रिश्ता जब किसी कंटेंट से, किसी ज्ञान से आपका जब जुड़ जाए, बंध जाए, तो समझिए आप में स्कीमा का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। समझ गए। अब इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, इस चीज के लिए दूसरा नाम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया, क्या दिया, सामान्यीकरण, कि जब कोई ज्ञान, जो ज्ञान आपके लिए पहले क्या था, विशिष्ट था, अब वही ज्ञान क्या हो गया आपके लिए, सामान्य हो गया। वही ज्ञान आपके लिए क्या हो गया, सामान्य हो गया, है ना। अच्छे अच्छे कारीगर के पास जाते हैं। अब जैसे कि आपको चाइनीज फूड्स बनाता है बहुत सारे, आप लोग खाते हैं कि नहीं चाइनीज फूड्स, कभी कभी खाते हैं। चाइनीज फूड्स में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, मंचूरियन, है ना। हाँ, अब कह दिया जाए यहाँ पर कि चलो आज मंचूरियन बनाना है, कौन कौन तैयार है मंचूरियन बनाने के लिए, सबको लगेगा कि अरे मंचूरियन तो हमको आता नहीं। लेकिन जिसको आता होगा उसके लिए वो चीज़ कितना आसान होगा, सामान्य होगा। तो मंचूरियन बनाना आपके लिए विशिष्ट काम है, लेकिन जो इसका एक्सपर्ट है उसके लिए वही मंचूरियन बनाना क्या है, सामान्य काम है ना। तो वही बातें हैं, सीधी सी बात है, ये एक चक्र है, ये प्रोसेस है जो कि सभी के साथ होता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन। और सफलता का ये सबसे अहम महत्व है इसका, जनरलाइजेशन का, सामान्यीकरण का। जब तक कंटेंट, विषय वस्तु आपके लिए नया रहेगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जान लीजिए। जब तक विषय वस्तु सिलेबस आपके लिए नया रहेगा, विशिष्ट रहेगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब वही विषय वस्तु कंटेंट आपके लिए सामान्य हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। तब मिलेगी सफलता। अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर रिवाइज किया जाएगा तो वही चीज क्या हो जाएगा, आपके लिए सामान्य हो जाएगा। और जब सामान्य हो जाएगा तब वो किस में बदल जाएगा, स्कीमा में। जब तक आप सीख रहे होते हैं और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस विषय वस्तु के, चीजों के, तब उसमें एक स्कीमा आप में डेवलप हो जाता है। इसी बात। तो मतलब सक्सेस के लिए, सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक कि कंटेंट सामान्य नहीं हो जाता है, जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण नहीं हो जाता है। सामान्यीकरण के लिए सीटेट वाला कभी कभी बदमाशी करता है, स्वाभाविकरण भी दे देता है शब्द, नेचुरलाइजेशन भी दे देगा, प्राकृतिककरण भी दे देगा। स्वाभाविकरण, प्राकृतिककरण, नेचुरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ये सब एक ही बात है, समझ गए। अब एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। हाँ, एक टॉपिक और है जिसको हम लोग कहते हैं विकेंद्रिक। इसको समझिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है सीटेट में भी और दूसरे टीचर्स के एग्जाम में, PRT PGT में भी पूछता है कि जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य होता है, विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य होता है, समझे। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, हम भी पूछे हैं, कई बार पूछते रहते हैं, तो आए हुए भी हैं इससे क्वेश्चन। तो देखिए विकेंद्रण क्या होता है। विकेंद्रण के बारे में कहा गया है कि विकेंद्रण किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है, विकेंद्रण कहलाती है। ठीक है। हाँ, लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष हो, जब बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष के बीच हो, तो इसका जो तार्किक स्वरूप होता है वह केंद्रीकृत होता है,
वह क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें। हाँ, जिसको इन्होंने नाम दिया अहंग केंद्रित। क्या नाम दिया? अहंग केंद्रित जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, कि बच्चा जो 0 से 2 वर्ष की आयु में सोचता है वह अपने अनुसार सोचता है। किसके अनुसार? हाँ, जैसे देखिए इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये हमारा क्या है? सेंट्रलाइजेशन है, इसको हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं, है ना। कि बीच में यहाँ पे कोई बच्चा है और ये सोचता है कि ये आदमी जो सोच रहा है, ये आदमी जो सोच रहा है, ये आदमी जो सोच रहा है, अलग अलग जो आदमी चीज़ों के बारे में सोच रहा है ना, वो मेरे अनुसार ही सोच रहा है। यानी मैं जो सोच रहा हूँ वही वो भी सोच रहे हैं। यानी मेरी जो नज़रिया है वही सही है, दूसरे की नज़रिया सही नहीं है। मैं जो हूँ वही सही हूँ। हाँ, वो बस यही सोचेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है दुनिया में, और आप जो सोच रहे हैं वो क्या है? गलत है। ये भावना है। तो इसी भावना को क्या कहते हैं? अहंग केंद्रित कहते हैं, इगोसेंट्रिक कहते हैं, या इसी को केंद्रीकरण भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे कोई स्कूल है, कोई स्कूल है और उसमें उसके जो चेयरमैन पर्सन होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल के अनुसार यदि सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें दूसरे के सलाह को नहीं माना जाए, हाँ, दूसरे के सलाह को, दूसरे टीचर के कोई भी मशवरा को लोग नहीं वैल्यू देंगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी? केंद्रीकरण हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के अनुसार सारा सिस्टम चल रहा है ना, दूसरे के आइडियाज़ को महत्व नहीं दिया जा रहा। तो ये चीज़ें जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा तो उस समय जो उसका स्वरूप होगा मानसिक चिंतन का, वो अहंग केंद्रित होगा। केंद्रीकृत भी कभी कभी इसके लिए शब्द आपको आएगा। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा? पहले तो आत्मसातीकरण वो कर रहा था, अब बाद में जो है वो उसमें कंफ्यूजन होगा, समायोजन होगा, है ना, समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन की स्थिति में जब वो आएगा तो वो सभी लोगों के नज़रिए को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा कि मेरे अनुसार क्या सही है, आपके अनुसार क्या सही है, उनके अनुसार क्या सही है। अर्थात यहाँ पर जो है चीज़ों को बदल दिया जाएगा, कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा, कई टुकड़ों में बांट दिया। तो विकेंद्रण का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, अर्थात चीज़ों को कई खंडों में, कई टुकड़ों में बांट देना, और उस कई खंड जो हैं, कई टुकड़े जो हैं, विचारों जो बहुत सारा भंडार है, उसमें से फिर सिलेक्शन करना, चयन करना, किस विचार को जो केवल और केवल सत्य विचार हो उसी को सही करना। अब जैसे कोई यहाँ पे है, एक कहेगा कि अच्छा चलो बताओ सूरज किधर उगता है, तो उसका जवाब होगा कि चलिए सूरज पश्चिम में उगता है। इसने बोला सूरज उत्तर में उगता है, इसने बोला सूरज दक्षिण में उगता है, एक ने बोला कि सूरज पूरब में उगता है। अब इसमें से तो 4 बातें हैं, लेकिन तो एक ही बात है, सभी सही नहीं हो सकती है। तो इसमें से, इस में से जो सही है उसको बता लेता है कि हाँ ये सही है कि सूरज पूरब में उगता है, यही सही है, बाकी सब गलत है। तो जब ये कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो गया, इसका मतलब बच्चे में विकेंद्रीकरण की भावना आ गई है। अर्थात बच्चे दूसरे के आइडियाज में से सही आइडियाज को चुनने का क्षमता, कैपेसिटी बच्चों में आ गई है। तो अब आप बताइए कि केंद्रीकरण सही है, सेंट्रलाइजेशन सही है चिंतन का स्वरूप, या डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। हाँ, सेंट्रलाइजेशन सही नहीं है, अहंग केंद्रित सही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है, विकेंद्रीकरण, ये सही है। संज्ञानात्मक विकास ये शुरू में नहीं होगा, ये बाद में होगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का कौन सा क्रम पहला है और बाद का है, उसमें दे देगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो बाद का स्टेप क्या होगा? विकेंद्रीकरण। और प्रथम स्टेप क्या होगा? इसी पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और प्रत्यक्षण ज्ञान की। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे और देखते रहेंगे चीज़ों को। इसको समझने में कोई समस्या है आप लोगों को? नहीं समझ? अब हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल पूछते हैं कि जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय है जिसका एक हेड होता है, तो वह जो कार्य, उसकी जो कार्यशैली है
वो केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है? केंद्रीकृत है, क्योंकि उसमें एक बॉस होता है, ऑफिस में एक बॉस होता है और उसी के अंतर्गत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो आपको ये लोकतंत्र की हमारी खासियत है, खूबियां हैं कि हमारे यहाँ शासन में विकेंद्रीकरण लाया गया है, अर्थात देश को राज्य में बांटा गया है, राज्य को जिला में बांटा गया है, जिला को अनुमंडल में बांटा गया है, अनुमंडल को, है ना, किस में बांटा गया है? ब्लॉक में, ब्लॉक में बांटा गया, फिर ब्लॉक को पंचायत में बांटा गया, फिर पंचायत को वार्ड में बांटा गया, नहीं बांटा गया है? तो ये शासन का क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, अर्थात उसको छोटे छोटे हिस्सों टुकड़ों में हम लोग बांट दिए। तो जो एग्जाम्पल है, ये केंद्रीय शासन प्रशासन में जो भारत का प्रशासन है, इसका स्वरूप केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत? वेरी गुड आंसर, विकेंद्रीकृत। हम लोगों ने कुछ टर्म्स को पढ़ा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। कल इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस को, क्या आज रहने दें? चलिए, जय हिंद, जय भारत।